ये वीडियो एक जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स होने वाला है। बिगिनिंग में आपको ये वीडियो थोड़ा स्लो लग सकता है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम रफ्तार पकड़ते जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल बीच में छोड़ के नहीं जाना है। सो अब शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। मैंने यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स नाम का फोल्डर बना लिया है। अब मैं जाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड पे और आप यहाँ पर ओपन फोल्डर करेंगे और ओपन फोल्डर करने के बाद आपको यहाँ पर जो अभी आपने जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स नाम का फोल्डर बनाया है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर में क्लिक करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जाकर हम एक index.html नाम का फाइल बनाएंगे। देखिए, जावास्क्रिप्ट को लिखने का दो तरीके होते हैं। एक है आप HTML फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं और एक है आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल अलग से बनाकर उसको HTML फाइल से लिंक करके आप उसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर HTML बोलर प्रिंट लिख लेता हूँ। अब टाइटल में जाकर मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। ओके, देखिए मैं टाइटल टैग के नीचे एक स्क्रिप्ट टैग बनाऊंगा और अब उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट को लिख सकता हूँ। जैसे एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज को डिस्प्ले करा सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो गया। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज जावास्क्रिप्ट। ये हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी चीज को डिस्प्ले करवाने में काम आता है। जैसे मैंने लिख लिया, अब इसको आप कैसे देखोगे? अब इसको आप क्या करोगे, इस index.html के पाथ को कॉपी करके आप ब्राउजर में जाकर इसको यहाँ पर पेस्ट करके आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आपका दिस इज जावास्क्रिप्ट लिखकर आ गया है। अब आप इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी देख सकते हो। एक एक्सटेंशन होता है हमारा जो कि है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू देखिए, लाइव प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कीजिएगा और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक आपको आइकन दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक आइकन दिखेगा। अब इस पे आप क्लिक करके यहीं पर आप इस जावास्क्रिप्ट को और किसी भी चीज को, आप HTML हो गया जावास्क्रिप्ट हो गया, आप यहाँ यहीं पर भी उसका आउटपुट देख सकते हो। और ये वाला तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, ये तो एक तरीका हो गया जावास्क्रिप्ट को लिखने का। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैं जाकर एक script.js नाम का फाइल बनाऊंगा। मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लिया। अब इस जावास्क्रिप्ट फाइल को आपको यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा HTML फाइल के साथ। उसको आप कैसे करोगे, आप लिखोगे स्क्रिप्ट src इज इक्वल्स टू, अब इसका जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम लिखोगे जो कि हमारा script.js, और इसको यहाँ पर आप क्लोज कर दोगे। ओके, अब इसके अंदर जाकर आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ document.write दिस इज जावास्क्रिप्ट फाइल। मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको जाकर आप देख सकते, देखिए यहाँ पर दिस इज जावास्क्रिप्ट फाइल लिखकर आ गया। ये दिस इज जावास्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पर लिखा था, अब ये हमारा दिस इज जावास्क्रिप्ट फाइल भी आ गया है। तो जब हम HTML फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब जब हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का और उसको HTML फाइल के साथ लिंक करके
यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं तो एक होता है एक्सटर्नल वे ऑफ राइटिंग जावास्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखने का होता है इंटरनल वे ऑफ राइटिंग जावास्क्रिप्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका हो। अब हम आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स में। वेरिएबल का सिंपल सा डेफिनेशन है, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप मेरे साथ में रिपीट कीजिए, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल एक कंटेनर है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि अगर हमारा एक सेंटेंस है जो कि दिस इज जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स, अगर इस सेंटेंस को हमने लाइन नंबर 3 पे यहाँ पर लिख लिया, जैसे दिस इज जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स, दिस इज जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स, अगर इसी सेंटेंस की हमें जरूरत पड़ती है लाइन नंबर 16 पे, अगर हमने यहाँ पर भी लिख दिया दिस इज जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स, अब इसी सेंटेंस की हमें जरूरत पड़ती है लाइन नंबर 50 पे, और वहां पर भी हमने सेम टू सेम इसी सेंटेंस को लिख लिया, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है? अगर इसी सेंटेंस को अगर हमने एक वेरिएबल पे स्टोर करके रख दिया, जैसे कि एक ए हमारा वेरिएबल हो गया, इसमें अगर दिस इज जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स हमने इस पे लिख लिया, अगर दोबारा इस सेंटेंस की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें इस पूरी सेंटेंस को लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ एक लिख लेंगे। अगर इसी सेंटेंस की अगर हमें लाइन नंबर 50 पे जरूरत पड़ती है तो हम सिंपल ए लिख लेंगे, तो हमें ए पूरा सेंटेंस हमें मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर इस सेंटेंस को लिख लिया, अगर हमें जरूरत पड़ती है इसकी तो हम क्या करेंगे, पहले इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए को हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अभी के लिए जो हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल में जो हमने यहाँ पर लिखा था इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसको सेव कर देंगे। ओके, अब दिस इज जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स हमें लिख कर यहाँ पर आ चुका है। अगर फिर से अगर इस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, तो हम फिर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर से यहाँ पर ए लिख लेंगे, तो देखिए हमें 2 बार दिस इज जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स दिख रहा है। अब देखिए अगर हम इस चीज को वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता, एक ही जगह हमें यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता, जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। अगर हमें इस चीज की फिर से जरूरत पड़ती तो फिर से हमें यहाँ पर इस चीज को लिखना पड़ता, दिस इज जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। ओके, देखिए हमें 2 बार देखने को मिल जाएगा। तो ये कितना लेंदी प्रोसेस है। अगर हम इस चीज को एक वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं, हम एक वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं इस चीज को, तो हम अगर हमें 50 बार भी इस चीज की जरूरत पड़ती है, इस सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, तो हम सिंपल ए लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम इस चीज को वेरिएबल में स्टोर करके नहीं रखते तो हमें बार बार दिस इज जावास्क्रिप्ट को क्रैश कोर्स, दिस इज जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स 50 बार लिखना पड़ता। ओके, तो ये होता है हमारा वेरिएबल। हम वेरिएबल में किसी भी टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो हमारा एक टेक्स्ट हो, चाहे वो हमारा एक डेसिमल वैल्यू हो, किसी भी चीज को हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने कर दिया ए को। देखिए ये हमने नंबर 1 ए वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया, हमने टेक्स्ट एक बी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और हमने एक डेसिमल वैल्यू सी में स्टोर कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने बी को भी डिस्प्ले कर दिया। अब लास्ट है हमारा डॉक्यूमेंट
document डॉट राइट, हमने सी को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो देखिए हमारा 3 ही डेटा हमें दिखाई दे रहा है, मगर एक नंबर है, एक डेसिमल है और बीच का जो है हमारा टेक्स्ट है। हम किसी भी टाइप ऑफ डेटा को वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। ओके, अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा 3 कीवर्ड होते हैं जिसका यूज करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एक होता है हमारा लेट, एक होता है हमारा कॉन्स्ट और एक होता है हमारा var। ये 3 कीवर्ड हमारे होते हैं जिसकी सहायता से और जिसका यूज करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेट कीवर्ड का यूज करके। अब हमने इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया एक नंबर। अब इसको जाके मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ, तो हमें यहाँ पर 12 दिख रहा है। ओके, अब एक होता है हमारा कॉन्स्ट, जिसकी सहायता से मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, कॉन्स्ट बी। अब इसमें मैं एक टेक्स्ट स्टोर करके रखता हूं, दिस इज टेक्स्ट, और इसको भी जाके मैं डिस्प्ले करता हूं बी। और एक और वेरिएबल यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूं जो कि हमारा सी, जो हम var कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर कर रहे हैं। और इसमें मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू देता हूं। अब इसको जाके मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको मैं डिस्प्ले करता हूं। हमें यहाँ एक एरर दिख रहा है जो कि हमारा कॉन्स्ट पे, हमें जब हम कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक एरर दिख रहा है। अगर क्या होता, अगर इसको हम यहीं पर ही डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन में कर दे तो हमारा यहाँ पर कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए हमको ये पता चलता है कि हम लेट कीवर्ड के हेल्प से एक वैल्यू को पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं। var कीवर्ड के हेल्प से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उस वेरिएबल में बाद में वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, मगर इन द केस ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन में करना होता है इन द केस ऑफ कॉन्स्ट। ये चीज आपको var, लेट एंड कॉन्स्ट पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब दूसरा डिफरेंस देखिए, अगर हम लेट कीवर्ड की हेल्प से अगर वैल्यू को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने ए में वैल्यू डाल दिया 34। अब जाकर यहाँ पर देखते हैं तो हमें 34 दिखाई दे रहा है, मगर कॉन्स्ट के केस में हम वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। अगर मैं बी में डालना चाहूँ माइक्रोडेव, तो हमारा इस केस में हमें वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड से अगर किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, मगर var के केस में हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 56.78 डाल दूँ तो हमें यहाँ पर 56.78 हमें दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। अब तीसरा डिफरेंस देखिए, हम var के केस में अगर हम यहाँ पर फिर से एक var c करके अगर हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दिया, समथिंग कुछ भी डाल दिया,
तो हमें यहाँ पर 899.56 दिख रहा है, मगर अगर लेट के केस में अगर हम ऐसा करते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू हम डालते हैं 56, तो देखिए यहाँ पर हमें एरर दिखने को मिल रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते इन द केस ऑफ लेट। तो ये डिफरेंस होता है फेयर, लेट एंड कॉन्स्ट में। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स में। जावास्क्रिप्ट में दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, एक है प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारा आता है एक नंबर जो हमने देख लिया है, एक है स्ट्रिंग, एक है बूलियन, दूसरा है नल और है अनडिफाइंड। तो नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल एंड अनडिफाइंड, ये हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब देखते हैं। नंबर तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, एक 12 एक नंबर है, 34 एक नंबर है और 12.45 एक नंबर है। नंबर में हमारे इंटीजर्स, फ्लोट सभी माइनस या प्लस सभी हमारे नंबर में आते हैं। जैसे मैंने एक बनाया a इज इक्वल्स टू 12, ये भी हमारा नंबर है। b इज इक्वल्स टू 34.5, ये भी हमारा एक नंबर है। और लेट c इज इक्वल्स टू -12.5, ये भी हमारा एक नंबर है। अगर मैं इन सबको जाके प्रिंट करूं a, b एंड c, तो देखिए 12, 34.5 एंड 12.5 ये सब हमारे नंबर्स है। अब दूसरा हम देख लेते हैं स्ट्रिंग। लेट str इज इक्वल्स टू MAICODEV, एक हमारा स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको जाके प्रिंट करूँ तो str, तो देखिए यहाँ पर हमारा माइकोडेव आ चुका है। और नेक्स्ट मैंने कहा था बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, BOL इज इक्वल्स टू ट्रू, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOL2 इज इक्वल्स टू फॉल्स, ये हमारा बूलियन है। राइट, हमने BOL भी प्रिंट कर दिया और जाके BOL2 भी प्रिंट कर दिया। तो देखिए हमारा यहाँ ट्रू और फॉल्स आ गया। इसको अच्छे से देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देंगे, यहाँ से भी हम लाइन ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ से भी हम लाइन ब्रेक कर देंगे। तो ये ऊपर का हमारा नंबर, नीचे का स्ट्रिंग और उससे भी नीचे का बूलियन। अब एक होता है नल। लेट n इज इक्वल्स टू नल डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट n। देखिए हमारा नल आ चुका है। अब यहाँ से भी हम लाइन ब्रेक कर देते हैं। और एक होता है हमारा अनडिफाइंड, जिसको हमने डिफाइन ही नहीं किया है। डॉट राइट UND। ओके, हमारा हो गया नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल एंड अनडिफाइंड। अब इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो टाइप ऑफ ए। हमारा यहाँ पर नंबर दिखा रहा है। इन सब के बीच में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ओके, और इस यहाँ से भी हमारा स्पेस आ जाए, तो आप देख सकते हो। ओके, तो ऊपर का हमारा नंबर। अब नीचे का हम चेक करेंगे। यहाँ से टाइप ऑफ str। ओके, तो ये हमारा है स्ट्रिंग।
अब इसका भी हम चेक कर लेंगे। टाइप ऑफ VOL, तो ये हमारा है टाइप ऑफ VOL, तो ये हमारा है बूलियन। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा है टाइप ऑफ, हम यहाँ पर लिख देंगे n, तो ये हमारा है नल ऑब्जेक्ट। नल, मैं आपको एक बात बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट है। एक कैसे है हम बाद में देखेंगे। लास्ट टाइप ऑफ UND, ओके, तो ये हमारा है अनडिफाइंड। नल और अनडिफाइंड में लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं कि नल मतलब हमने अभी तो इसमें कुछ डाला नहीं है, अभी तक ये खाली है, मगर हम बाद में डालने वाले हैं। अनडिफाइंड मतलब हमने डिफाइन ही नहीं किया, हमने इसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया। मगर नल मतलब हम ये कह रहे हैं कि अभी तो ये खाली है, हमने इसको डिक्लेयर करके नहीं छोड़ा है। अब हम कह रहे हैं अभी तो ये खाली है, मगर बाद में हम इसमें वैल्यू डालने वाले हैं। ये डिफरेंस होता है नल एंड अनडिफाइंड में, ओके। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग्स मेथड। जैसे मैंने यहाँ पर लेट txt इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा जावा स्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। देखिए स्ट्रिंग बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर पहले तो इसको डिस्प्ले करा दिया, राइट txt, ओके। हमारा यहाँ पर आ गया जावा स्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। इसमें हम लाइन ब्रेक करेंगे। पहला होता है हमारा लेंथ। अगर हमें इस स्ट्रिंग का लेंथ पता करना हो तो हम कैसे करेंगे? हमारा एक मेथड होता है str.length, मतलब string.length। इस केस में हमारा है txt.length। अगर हम txt.length कर देंगे तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगा, जो कि है 23, ओके। आप यहाँ पर गिन सकते हो 23 है कि नहीं। document.write दूसरा होता है हमारा, अगर हमें इस स्ट्रिंग को करना हो अपर केस टू अपर केस, तो देखिए हमारा जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स हमारा अपर केस में आ चुका है, ओके। मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देता हूँ। अब ऐसा ही होता है हमारा दूसरा है। अगर हमें लोअर केस में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? document.write txt.to lower case, ओके। यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो देखिए हमारा जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स लोअर केस में आ गया, जो कि बाय डिफॉल्ट था। बाय डिफॉल्ट ही ये लोअर केस में था, ओके। तो अब नेक्स्ट होता है हमारा, अगर हमें वैल्यू एक्सेस करना हो, मुझे चाहिए 6 इंडेक्स पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पे क्या है, 6 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल 6 लिख दिया मैंने, txt 6, तो यहाँ पर है हमारा r। अभी यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देते हैं तो आपको दिखेगा, देखिए 6 इंडेक्स पर है हमारा r। तो इस तरीके से आप कौन से इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ किसी भी कैरेक्टर का। अगर हमें इंडेक्स पता करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? मैंने यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ
कौन सी कैरेक्टर का हमें इंडेक्स चाहिए? आर टी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टी तो हमारा यहाँ पर दिखा रहा है 9, ये इंडेक्स नंबर 9 पे हमारा टी। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 इंडेक्स पर है। आप दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब एक है लास्ट इंडेक्स ऑफ, मतलब देखिए यहाँ पर एस एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट हो रहा है हमारा ये एस कैरेक्टर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब मुझे लास्ट वाला चाहिए, जो हमारा लास्ट इंडेक्स पे आता है, जो एस, वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ हमारे क्या है, एस। तो हमें यहाँ पर दिखाएगा 23। फिर भी मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर है हमारा 21। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 में हमारा एस कैरेक्टर आता है 21 इंडेक्स नंबर पे। ओके, अब दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमारा है कैरेक्टर एट, मतलब मैं अगर यहाँ पर लिख कैरेक्टर एट 21, अगर 21 इंडेक्स नंबर में हमारा कौन सा कैरेक्टर है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2, सॉरी, कैरेक्टर एट इंडेक्स नंबर 2, तो हमारा है 0 1 2 भी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्टार्स विथ txt डॉट स्टार्स विथ, या हमें ट्रू दिखाएगा या हमें फॉल्स दिखाएगा। अगर हमारा, अब इस केस में हमारा ट्रू दिखा रहा है क्योंकि हमारा स्ट्रिंग जे कैरेक्टर से स्टार्ट है, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है। अगर जे की जगह अगर मैं कुछ भी रख दूँ, यल के कुछ भी रख दूँ, तो हमारे यहाँ पर फॉल्स दिखाएगा। ओके, क्लियर है? यहाँ पर मैं रख देता हूँ br। ओके, अब एक मैं आपको बता देता हूँ रिप्लेस डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ txt डॉट रिप्लेस, हमें कौन से, हमें रिप्लेस करना है यहाँ पर एस को आर से। जहां पर भी एस कैरेक्टर है वहां पर मुझे कर दो आर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर JAVAR, यहाँ पर आप देख सकते हो JAVAR CRIPT CRA। हमारा पहला जो भी इससे मिलेगा, पहला JAVAS, इसको यहाँ पर एक पहला एस कैरेक्टर मिल गया, तो ये सिर्फ इसी को ही रिप्लेस कर रहा है, बाकी सबको रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान देना है। तो जैसे आप आउटपुट में देख सकते हो JAVAS होना चाहिए था, यहाँ पर आर है। ओके, तो ये थे कुछ स्ट्रिंग्स मेथड्स, और भी बहुत सारे हैं। अब हम देखेंगे अरेज। अरे क्या होता है? अरे मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, चाहे वो नंबर भी हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, चाहे बूलियन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसको हम अरे कहते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर एक नंबर का अरे बना था 14 15 एंड 16, तो ये नंबर टाइप्स ऑफ डेटा का कलेक्शन हो गया, तो एक नंबर का अरे बन गया। जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 12 13 14 15 एंड 16 आ चुका है। अब अरेज के भी कुछ मेथड्स हो सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट अरे डॉट लेंथ, इसका भी लेंथ हो सकता है।
मैं यहाँ पर इसका लाइन ब्रेक कर देता हूँ। तो देखिए इसका लेंथ है 5, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5। आप देख सकते हो 5 एलिमेंट से 5, तो यहाँ पर हमें 5 इसका लेंथ दिखा रहा है। तो दूसरा मेथड हो सकता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट अरे डॉट पुश। पुश हम क्या करेंगे, पुश हम कर देंगे 17 को, मतलब 11 को। तो इसको जाके अगर हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर डीओसी में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने प्रिंट कर दिया एरे को, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 11 पुश हो गया। ओके, इसको भी यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देते हैं BR, एंड इसको भी यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देते हैं BR। तो आप देखते हो एक हमारा लास्ट में 11 ऐड हो गया, मतलब ये पुश हो गया। पुश मतलब अरे के लास्ट में जाकर ऐड कर दो। एक होता है हमारा पॉप, एरे डॉट POP हमने कर दिया। तो देखिए ये पॉप क्या करता है, लास्ट से एलिमेंट को हटा देता है। अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लाइन ब्रेक करूँ BR, तो देख सकते हो हमारा 11 यहाँ से हट गया। मतलब एक होता है हमारा शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। मैंने यहाँ पर कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे डॉट शिफ्ट। अगर मैं यहाँ पर इसको जाके लाइन ब्रेक कर दूँ, ब्रेक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जाकर मैं एरे को प्रिंट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे, ऐसे मैं लाइन ब्रेक करता हूँ BR। ओके, देखिए यहाँ पर 13, 14, 15, 16 आ रहा है। हमारा एक 12 जो हमारा आगे था वो हमारा यहाँ से हट चुका है। मतलब पॉप मतलब लास्ट से एलिमेंट को हटा दो, शिफ्ट मतलब हमारे शुरू से एलिमेंट को हटा दो। शुरू में हमारा क्या था, स्टार्टिंग में हमारा क्या था 12 था, अब यहाँ पर नहीं है, ये 12 हट चुका है। अब एक होता है अनशिफ्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे डॉट अनशिफ्ट। क्या कर दो, फिर से हमारा ऐड कर दो 12 को। अनशिफ्ट क्या करता है, शुरू में एलिमेंट को ऐड कर देता है, एरे के शुरू में, स्टार्टिंग में। मैंने यहाँ पर एरे कर दिया। अब जाके इसको यहाँ पर इसका लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ओके, तो देखिए हमारा 12 फिर से यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये थे कुछ एरे मेथड्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट्स को। हमारे स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इफ, एक होता है इफ एल्स, और एक होता है एल्स इफ। देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशन के आधार पे काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अगर ट्रू होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करके दे देंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एल्स में जाकर, एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट है उसको हमें प्रिंट करके दे देगा। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लेट BL इज इक्वल टू ट्रू, इसमें क्या है, ट्रू है। अभी ऐसे करके नहीं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ ट्रू। अगर ट्रू होगा तो मुझे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करके दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज ट्रू। अगर ट्रू होगा तो मुझे ये दिस इज ट्रू दिखा देगा, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है। अगर फॉल्स होगा तो नहीं दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूँ तो ये हमें नहीं दिखा रहा है। तो ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट, जो हमें कंडीशन के आधार पर कुछ प्रिंट करके डिस्प्ले कराता है। अब दूसरा होता है एल्स। एल्स मतलब डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, यहाँ पर कर दिस इज फॉल्स, तो हमें ये दिस फॉल्स दिखाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखिए, तो हमें यहाँ पर दिस इज फॉल्स दिखा रहा है। इफ मतलब अगर ट्रू होगा तो ये हमें प्रिंट करके दे दो, ये हमें डिस्प्ले करके दे दो। अगर एल्स मतलब अगर फॉल्स है तो हमें इस ए वाला हमें डिस्प्ले करके दे दो। अगर इफ ट्रू तो हमें ए डिस्प्ले करके दे दो। एल्स मतलब अगर फॉल्स होगा तो हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दो, डिस्प्ले करके दे दो, डिस्प्ले कर दो। ओके, समझ में आ गया। इफ अगर ट्रू होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट हमें प्रिंट करके दे देगा। इफ के अंदर जो भी हमारा है वो हमें डिस्प्ले करके दे देगा। अगर एल्स मतलब अगर फॉल्स होगा तो ये वाला हमारा चलेगा, तो एल्स वाला हमारा चलेगा और हमें ये डिस्प्ले करके दे देगा, दिस इज फॉल्स डिस्प्ले करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, लेट एज इज इक्वल्स टू 18, अगर एज होगा हमारा 18, अगर एज हमारा इक्वल्स टू होगा 18 तो हम क्या करके दें, इज मतलब यंग कुछ भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ही कैन वॉट। ओके, अगर एज इक्वल टू 18 है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो हमारा ये वाला प्रिंट होगा, ये वाला डिस्प्ले होकर हमें दिखेगा ही कैन वॉट। अगर हमारा नहीं है तो क्या होगा, ही कैन नॉट वॉट। अभी तो हमारा एज क्या है 18 है तो हमें यहाँ पर ही कैन वॉट दिखा रहा है। अगर हमें यहाँ पर एज को कर दूँ 17 तो हमें यहाँ पर ही कैन नॉट वॉट डिस्प्ले होकर दिखा रहा है। ओके, तो हमारा ये होता है इफ एंड इफ एल्स। अब लास्ट है हमारा एल्स इफ। एल्स इफ मतलब अगर एज हमारा है इक्वल्स टू 30, क्या कर दो, ही कैन फाइट, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ही कैन फाइट। अगर ए भी अगर हमारा होता है फॉल्स तो फिर से एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन हमारा चेक करेगा, एज इज इक्वल टू 40, सॉरी यहाँ पर मैं कर देता हूँ एज इज ग्रेटर देन 40, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज ओल्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर यहाँ से कुछ भी नहीं होता है तो हमारा क्या कर दो, एल्स पार्ट में जाकर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर दो, डिफॉल्ट एज जो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। पहले इस इफ की कंडीशन को चेक करेगा, अगर एज हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है हमारा 18 से तो ही कैन वोट कर दो। अगर एज हमारा इक्वल्स टू 30 है तो हमारा ही कैन फाइट कर दो। अगर एज हमारा है ग्रेटर देन 40 तो ये होता है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लूप्स लूप्स इटरेट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। सिंपल है। लूप्स मतलब हमारे पार्ट ऑफ प्रोग्राम को तब तक रन करता है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए और जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू है, आप ऐसे भी कह सकते हो। ओके, देखिए जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में होता है व्हाइल लूप, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप और एक होता है डू व्हाइल लूप। ये जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, सभी प्रोग्राम में हमारे ये 3 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं। पहले देख लेते हैं व्हाइल लूप को। जैसे कि हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना हो, मैं क्या कर सकता हूँ, लेट आई कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब मैं जाकर इसके अंदर जाके क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेरे आई को प्रिंट कर दो और एक ब्रेक लगा दो, लाइन ब्रेक लगा दो। अब जाके मैं क्या करता हूँ, आई प्लस प्लस करता हूँ। अब मैं यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक। मैंने क्या कहा, आई में एक 1 वैल्यू स्टोर कर दिया
और मैंने कहा जब तक आई 10 से छोटा है और जब तक 10 के बराबर नहीं हो जाता तब तक मेरे आई को प्रिंट करते रहो। अब जाके देखते हैं। देखिए हमारा 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गया। अब इसको अगर हम डू व्हाइल लूप में कराना चाहे तो क्या कर सकते हैं, मैं इस पार्ट प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखिए कमेंट आउट करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको सिलेक्ट करना है और Ctrl+What दबा देना है, कीवर्ड का शॉर्टकट। ओके, अब देखिए डू में क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई को प्रिंट कर दो, आई प्लस प्लस कर दो। डू में क्या होता है, कंडीशन हम लगाते हैं लास्ट में, लेस देन और इक्वल टू 10, सॉरी लेस देन इक्वल टू 10। देखिए हमने यहाँ पर लेट आई इज टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई को प्रिंट कर दो तब तक जब तक कि 10 से छोटा है और जब तक 10 से बराबर नहीं हो जाता। तो हमारे इसको प्रिंट कर दो। अब देखते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक भी लगा देता हूँ, br लाइन ब्रेक, जाके देखते हैं। ओके देखिए 1 से लेकर 10 तक हमारा प्रिंट हो गया है, डिस्प्ले हो चुका है नंबर। अब इसी को हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कमेंट आउट Ctrl+What, अब जाके मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर आई एंड आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई को कर दो हमारे प्लस प्लस। अब हमारा प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारे आई को, और ये सबसे आसान लूप है फॉर लूप। देखिए हमारे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो चुका है। ओके, तो ये था व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। फॉर लूप हमारा कैसे काम करता है, इसने देखा पहले आई हमारा इनिशियली है 1 प्रिंट हो गया। अब फिर से 1 से प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस मतलब 1 से बढ़ाकर 2 कर दो, प्लस 1 कर दो। अब हमारा आई कितना हो गया 2। अब ये फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 2 हमारा 10 से छोटा है और हमारा 2 प्रिंट हो गया। अब ये फिर से प्लस प्लस होकर 3 हो गया। अब फिर से कंडीशन चेक, 3 इज लेस देन 10 एंड हमारा प्रिंट हो गया 3। तो इस तरीके से 10 तक प्रिंट हो गया। और 10 के बाद हमारा 11 आता है, 11 हमारा 10 से छोटा नहीं है और 10 के बराबर भी नहीं है, इसलिए लूप आउट हो जाता है। ओके, बाहर निकल जाता है। तो ये था व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए हमारा जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है, एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक हो गया हमारा 12 मैंने स्टोर कर दिया ए वेरिएबल में, बी में मैंने स्टोर कर दिया 13। अब देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस, एक होता है प्लस, एक होता है हमारा माइनस, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डिवीजन। ये सब आपको मालूम ही होगा, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। ओके, तो हमारा एक होता है मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस। अब देखिए मैं इनको फटाफट करके दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहला हमारा होता है प्लस ए प्लस बी, हमारा 12 आ रहा है, सॉरी हमारा 25 आ रहा है, आपको दिख रहा है। अब इसको मैं यहाँ से लाइन ब्रेक कर देता हूँ, जो इस तरीके से। दूसरा सब्ट्रैक्शन जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं कर देता हूँ, बी माइनस से हमारा 1 आना चाहिए। अब यहाँ से भी इसको मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। अब तीसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लिकेशन बी, जो हमारा 156 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देता हूँ। अब एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिवीजन, 13 डिवाइड 2 है, मतलब बी डिवाइड है, जो हमारा देखिए 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। और यहाँ पर भी मैं लाइन ब्रेक करना चाहूँगा। अब मॉडुलस, देखिए ये होता है हमारा मॉडुलस का साइन। इसका मतलब अगर हम 13 डिवाइड 12 करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर देता हूँ, बी मतलब 13 डिवाइड ए मतलब 12, 13 डिवाइड 12। अब देखिए यहाँ पर मैं मॉडुलस लगा दूँ,
बी मॉडुलो से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1, मतलब कि 12 1 जा 12। अब 13 माइनस 12 1 हमारा रिमाइंडर आया। आप करके देख लीजिएगा, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आता है, यही होता है इसका मतलब। ओके ओके, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर देखने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा x इज इक्वल टू 12 लिखा मैंने, लेट y इज इक्वल टू 14 लिखा मैंने। अब देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर होता है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सबको हम आज देखेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यहाँ पर कर दिया x इज ग्रेटर देन y। ये हमारा x ग्रेटर देन y है नहीं है, क्योंकि 12 ग्रेटर देन 14 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है। अगर होगा तो ट्रू दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स दिखाएगा। सिंपल सा इसका मतलब है। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ पर कर दिया y इज ग्रेटर देन x। अब इस केस में हमारा ट्रू है, क्योंकि हमारा 14 12 से बड़ा ही है, इसलिए हमारा यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है। अब इसको अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ। ओके, फॉल्स ट्रू। अब देखते हैं लेस देन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ पर कर दिया x इज लेस देन y। इस केस में तो हमारा x इज लेस देन y, इस केस में हमारा ट्रू है, क्योंकि हमारा 12 14 से छोटा ही है। ओके, क्योंकि हमारा 12 14 से छोटा है, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रू दिखा दिया। मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इसको भी मैं यहाँ पर 14 कर दूंगा। अब इस केस में हमारा क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर 14 कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। इस केस में हमारा ट्रू दिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लगा दिया एक लाइन ब्रेक एंड ग्रेटर इक्वल्स टू सॉरी y। इस केस में हमारा ट्रू दिखा रहा है। क्यों ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y। ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि 14 और 14 है, 14 से बड़ा नहीं है, इसलिए फॉल्स। मगर यहाँ पर इक्वल्स टू भी हमने लगाया है, क्योंकि 14 से बराबर है, इसलिए हमें ट्रू दिखा रहा है। ग्रेटर देन तो नहीं है, मगर इक्वल्स टू तो है। मगर x इज ग्रेटर देन भी हो तब भी ट्रू दिखाओ, और इक्वल भी हो तब भी ट्रू दिखाओ। इसका मतलब सिंपल इतना ही है। ओके, अब एक होता है हमारा लेस देन और इक्वल्स टू। डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज इस बार y इज लेस देन और इक्वल्स टू x। इस केस में हमारा ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि हमारा 14 तो लेस देन तो नहीं है, मगर इक्वल्स टू तो है। 14 इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू y, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है। अगर इस केस में अगर y इज लेस देन भी होगा तो होगा, तब भी हमें ट्रू दिखाएगा। मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, y इज लेस देन x, मतलब मैं यहाँ पर 4 हटा देता हूँ, तब भी हमें ट्रू ही दिखाएगा। देखिए ओके, तो इस तरीके से हमें काम करता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब हम देखते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू देखने के लिए हम यहाँ पर करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज नॉट इक्वल्स टू y। मैंने इतना कर दिया। इस केस में हमारा ट्रू दिखा रहा है। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देता हूँ। इसको देखने के लिए br, ओके, ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि हमारा x y से इक्वल नहीं है, 14 1 से इक्वल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है। तो ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमने शुरू से लेकर अभी तक दिखा रहा है। जो हमारा इक्वल टू है, बी इज इक्वल टू 12 लिखा है मैंने, जो हमारा इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके सहायता से 12 हमारा बी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए ये असाइन 12 हमारा बी वेरिएबल में असाइन हो रहा है, इसलिए इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक होता है इक्वल टू, तो हमें देख लिया। अब एक होता है हमारा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ये सब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लेट बी प्लस इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा। लेट नहीं करता हूँ, बी प्लस इक्वल्स टू 1 और
ए कहना और हमें b इज इक्वल टू बी प्लस 1, ये दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब भी है b में एक ऐड कर दो और इसका मतलब भी है b में एक ऐड कर दो, और प्लस इक्वल टू टू कहना और b इक्वल टू बी प्लस 2 कहना, इन दोनों का मतलब सेम है। ओके, अब देखिए जब मैं यहाँ पर b प्लस इक्वल टू 2 करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी कर दूं तो हमारा क्या आएगा, 14 आएगा, क्योंकि 12 में बी में अभी बी में इनिशियली हमारा 12 है और इसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 14। तो इसका मतलब अब इसको कमेंट आउट करके मैं यहाँ पर लिखूँ b इज इक्वल टू बी प्लस 2, बी प्लस 2, अभी इस केस में 14 आएगा क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम दूसरा देखते हैं माइनस इक्वल टू। अगर मैं इसको कमेंट आउट करके अभी तक b इनिशियली हमने इसमें 12 स्टोर किया हुआ है, अब मैं इसमें करता हूँ b इज इक्वल टू बी माइनस 2, एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा कितना होगा 12 माइनस 10 हमारा 10, सॉरी 12 माइनस 2 हमारा 10 दिखा रहा है। इसका मतलब और मैं इसमें b माइनस इक्वल टू 2 भी कर दूं तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। ओके, इसको एक बार हमारा 10 दिखा रहा है। ओके, अब एक होता है मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। अगर मैं b मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 2 कर दो, 12 टू 24, 24 हमारा दिखा रहा है। ओके, 12 टू 24। अब इसका मतलब और b इज इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन 2, इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। इस केस में भी हमारा 24 दिखा रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं डिवीजन इक्वल टू बी डिवीजन इक्वल्स टू 2, मतलब 6 टू 12, 12 डिवाइड टू 6। ओके, इसका मतलब और b इज इक्वल टू बी डिवीजन 2, इसका मतलब सेम होता है। इस केस में हमारा 6 दिखा रहा है। ओके, अब मॉडुलस इक्वल टू बी मॉडुलस इक्वल टू 2, कितना आएगा 0, क्योंकि 2 6 12, हमारा रिमाइंडर कितना आया 0। अगर इस केस में अगर हमें 11 कर दो तो हमारा 1 रिमाइंडर आएगा। 11 डिवाइड टू 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 1 रिमाइंडर, इसका मतलब एंड b इज इक्वल टू बी मॉडुलस 2, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है। इस केस में हमारा रिजल्ट दिखा रहा है 1, बिकॉज आवर रिमाइंडर इज 1, बिकॉज 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, सॉरी 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, हमारा रिमाइंडर ये है। तो एक था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट। नाउ अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर देखने के लिए a इज इक्वल टू 2 एंड लेट b इज इक्वल टू 3। अब लॉजिकल ऑपरेटर में आपको एक होता है हमारा एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक है हमारा एंड जिसको हम ऐसे, इसका सिंबल होता है ए, दूसरा होता है और जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए ये होगा हमारा और, नेक्स्ट नॉट जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, एंड और नॉट, अब इन सब को हम बारी बारी देखने वाले हैं। अगर मैं इस केस में लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एंड, हमें तब ट्रू दिखाता है जबकि दोनों ऑपरेशन ट्रू होते हैं। एंड हमारा देखिए मैंने एक बनाया a इज ग्रेटर देन b, बीच में हमने एंड लगा दिया। अब हमें क्या करो b इज लेस देन a, इस केस में हमारा a इज ग्रेटर देन b, 2 हमारा 3 से ग्रेटर है हम कह रहे हैं, ये हमारा फॉल्स हो गया। अब दूसरे केस में क्या है b इज लेस देन a, b 3 हमारा a से छोटा है, मतलब 2 से छोटा है। अब इस केस में भी हमारा फॉल्स हो गया, दोनों ऑपरेशन फॉल्स हो गया। तो इस केस में हमारा एंड क्या दिखाएगा, हमें रिजल्ट दिखाएगा फॉल्स। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट कर दूं तो इस केस में हमारा फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि दोनों ही ऑपरेशन क्या है, फॉल्स है। अब अगर एक भी ऑपरेशन ट्रू हो गया, मैंने ए इज लेस देन बी मतलब 2 इज लेस देन 3, ये तो हमारा ट्रू है।
इस केस में हमारा ट्रू है। ओके, तब भी हमें फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि अगर एक भी ऑपरेशन फॉल्स हो गया तो हमारा एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स रिजल्ट दिखा देगा। अगर दोनों ही केस में ट्रू हो गया, बी इज ग्रेटर देन ए, अब इस केस में हमारा ट्रू दिखाएगा, क्योंकि हमारा ए इज लेस देन बी, टू हमारा थ्री से लेस है, ए ऑपरेशन भी ट्रू है, और बी इज ग्रेटर देन ए, थ्री हमारा ए से ग्रेटर है, मतलब थ्री हमारा टू से ग्रेटर है, इस केस में भी ट्रू है। अब दोनों ही ऑपरेशन ट्रू हो गया, तब हमें एंड ऑपरेटर ट्रू दिखा रहा है। तो ये होता है, आपको याद रखना है, अगर एक भी ऑपरेशन हमारा फॉल्स हो गया तो एंड हमारा फॉल्स दिखाई देगा। अगर दोनों ही ऑपरेशन ट्रू हो गए, उस केस में सिर्फ हमें एंड ऑपरेटर ट्रू दिखाएगा, बाकी सब केस में फॉल्स दिखाएगा, ये आपको याद रखना है। तो एक हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। दूसरा है और देखने के लिए हम इसमें से सिर्फ इतना ही हटाएंगे। अब इसमें से हम यहाँ पर एंड की जगह और लगा देंगे, जिसका सिंबल होता है, मैंने कहा था ऐसा, जिससे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और ऑपरेटर को। इस केस में हमारा ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि दोनों ही ऑपरेशन ट्रू है। एंड हमारा क्या करता है, अगर एक भी ऑपरेशन ट्रू हो गया तो हमें ट्रू दिखा देगा, हमें सॉरी, और हमारा अगर एक भी ऑपरेशन ट्रू हो गया तो हमें ट्रू दिखा देगा। एंड के केस में क्या था, अगर एक भी ऑपरेशन फॉल्स होगा तो हमें फॉल्स दिखा रहा था। और के केस में अगर एक भी ऑपरेशन ट्रू हो गया तो हमें ट्रू दिखा देगा। अगर इसमें मैं ए इज ग्रेटर देन बी भी लगा दूं तब भी हमें ट्रू दिखाएगा, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, टू हमारा थ्री से ग्रेटर बड़ा है, ए हम कह रहे हैं। और दूसरे ऑपरेशन में हमारा क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए, थ्री हमारा टू से ग्रेटर है, एक केस हमारा क्या होगा, ए ऑपरेशन हमारा ट्रू हो गया, तो एक भी ऑपरेशन ट्रू होगा तो हमें ट्रू दिखा देगा। अगर दोनों ही ऑपरेशन फॉल्स होगा तभी हमें फॉल्स दिखाएगा। ए इज ग्रेटर देन बी में कर दो, ए ऑपरेशन भी फॉल्स, बी इज लेस देन ए कर दो, ए ऑपरेशन भी फॉल्स, तो हमें यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है। तो अगर एक भी ट्रू होगा तो ट्रू दिखा देगा, ये आपको याद रखना है, बाकी सब भूल जाना है। ओके, ये हमारा हो गया। हाँ, और अब हमें नॉट दिखाते हैं। इस केस में हमारा क्या है, फॉल्स। अगर हम इस रिजल्ट के आगे हम नॉट लगा देते हैं, इसमें हम नॉट लगा देते हैं, तो हमारा यहाँ पर ट्रू आ गया। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू दिखाएगा। में ट्रू दिखा रहा है, अगर नॉट को हटा दिया तो फॉल्स दिखा रहा है। अगर ये फॉल्स दिखा रहा है, अगर इसमें हमें नॉट लगा दिया तो हमें ट्रू दिखा रहा है। ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। इस एंड ऑपरेटर का काम सिर्फ इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। वीडियो पॉज करके ध्यान से सुनना और उसको समझने की कोशिश करना, तो आपको जरूर से समझ आएगा। ओके, तो हमने देख लिया क्या, अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ हटके करने वाले हैं। अब हम इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड को नहीं लिखेंगे। हमने यहाँ पर script.js जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है। अब हम इस फाइल में जाकर जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने वाले हैं। ओके, देखिए मैं यहाँ पर पहले ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए document.write यहाँ पर मैं दिस इज जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है, तो इसका मतलब ये ठीक से काम कर रहा है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक div टैग बनाएंगे, मतलब div एलिमेंट बनाएंगे। दिस इज div एलिमेंट। अब इसमें कुछ हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें अब कुछ स्टाइल, अब इसको हम कुछ स्टाइल देंगे, मतलब कि हाइट देंगे, विड्थ देंगे, और अब इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। इसके बदले में यहाँ पर लिखने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ एक स्टाइल टैग। इसके अंदर इस div को जाकर मैं लिखने वाला हूँ हाइट में देता हूँ इसको 45 VH, विड्थ में देता हूँ इसको 20 VW। अब इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, देखिए बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लू,
इसको मैंने यहाँ पर सेव किया। इस div को मैं जाकर कुछ क्लास div1 क्लास दूंगा और इसको id में देने वाला हूँ div2। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमारा हाइट, विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर सेट हो चुका है इस div एलिमेंट में। अब जावा स्क्रिप्ट की मदद से अब देखिएगा हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, इसके अंदर के जो एक कंटेंट है इसको चेंज करेंगे। देखिए अब आपको मजा आएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जावा स्क्रिप्ट सिलेक्टर्स की हेल्प से मैं पहले इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। हमारा टैग नेम क्या है, div टैग को हम सिलेक्ट करेंगे। div टैग को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसमें डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर GROUD बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पर चेंज करके क्या कर देंगे, रेड RED। देखिए यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होकर रेड आ चुका है। तो इसे हम कहते हैं, हमने क्या किया, एक div टैग को सिलेक्ट किया और उसको जाकर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब दूसरा देखिए, हम आईडी का यूज करके कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, पहले तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। इस जो हमने इसकी हेल्प से हमने div टैग को सिलेक्ट करके हमने इसका बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर दिया। अब इतना ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसी लाइन को मैं कॉपी करूंगा। इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा Ctrl+C के हेल्प से और आके पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V। अब इसको मैं क्या करूंगा, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर तो हमने कर दिया, स्टाइल डॉट इनर HTML is equals to this is not a div element। हमने कर दिया। हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम div टैग को सेट कर, अब इसको यहाँ पर स्टाइल लगाने की जरूरत नहीं है। इनर HTML हमने कर दिया। देखिए इसके अंदर के कंटेंट हमारा चेंज हो चुका है। दिस इज नॉट एन div एलिमेंट हमारा लग चुका है। ओके, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम जो हमने इस div टैग में जो हमने यहाँ पर दिया है क्लास, अब इस क्लास की हेल्प से हम इस div टैग को सिलेक्ट करने वाले हैं, इस div एलिमेंट को सिलेक्ट करने वाले हैं। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब इस क्लास नेम का हमने कौन सा क्लास दिया है, इसको क्लास नेम दिया है div1। अब इस div1 को हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं। हमने किया div1, अब div1 0 डॉट स्टाइल डॉट, हमने यहाँ पर 0 क्यों लगाया, इसकी भी हम कुछ बात कर लेते हैं। 0 इसलिए लगाया क्योंकि इस div1 को हम मल्टीपल, इस div1 क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स में दे सकते हैं। तो कौन सा एलिमेंट हमने सिलेक्ट करना है, हमने जिस पहले हमने div1 क्लास जिस भी एलिमेंट को दिया है उसको सिलेक्ट करो। समझ गए। अब इस div1, अब देखिए यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। मैं गया, अब इसका दूसरा div मैंने बना दिया, इसको भी हमने क्लास दे दिया div1। अब दिस इज div। अब इसको कैसे पता लगेगा कि मैं कौन से div1 की बात कर रहा हूँ, ए वाला, ए ऊपर वाला या नीचे वाला। तो इसलिए हम यहाँ पर इंडेक्स की हेल्प से हम इसको पता कर सकते हैं। ओके, मैंने कर दिया, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब डॉट स्टाइल डॉट, अब इस बार मैं इसका बैकग्राउंड कलर करने वाला हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसका करने वाला हूँ, क्या करूँ, पिंक। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मैंने कर दिया, div1 को सिलेक्ट कर दो। अब इसको जाकर, यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो गया, कंप्यूटर ये नहीं है।
अब इसको जाकर हमने यहाँ पर स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, क्या हो रहा है यार, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। अब देखिए यहाँ पर पिंक हो चुका है हमारा। ओके, बार बार इसको कॉपी पेस्ट करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे। इसको यहाँ पर हमने एक वेरिएबल में, हम इसको वेरिएबल कब काम आएगा यार, हम इसको वेरिएबल में, ए वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब जाकर हम क्या करेंगे, ए और कंट्रोल भी कर देंगे। इसने सभी के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है यार, ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ए इज इक्वल्स टू ए डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू रेड। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा रेड हो गया। यहाँ पर हम पिंक भी कर सकते हैं, PINK, पिंक हमने कर दिया। अब मैं इस ए वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ। ए डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज हमारा कर दो कितना, 4VW, तो हमारा छोटा हो गया। यहाँ पर हम 10VW, हमारा बहुत बड़ा हो गया। हम कर देते हैं यहाँ पर 8VW। कुछ इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, आपने देखा। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर अब इस आईडी को भी सिलेक्ट करेंगे। इस आईडी के हेल्प से इस div एलिमेंट को सिलेक्ट करने वाले हैं। हमने क्या दिया है, आईडी div2 दिया है। अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ लेट a इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर हमने आईडी दिया है div2, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब इस केस में हमें इंडेक्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईडी हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं। आईडी क्योंकि यूनिक होता है सभी एलिमेंट के लिए, इसलिए हमें यहाँ पर इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, BACKGROUND बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ इसको, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर में दूंगा क्या, ब्राउन। इसमें ब्राउन दे देते हैं, तो हमारा ब्राउन हो गया। इसको ब्राउन ठीक ही लग रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर इसको चेंज करके ऑरेंज कर देता हूँ। ओके, अब देखिए, अब सेलेक्ट डॉट इनर HTML भी कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट भी कर सकते हैं हम। इनर टेक्स्ट व्हाट इज दिस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, व्हाट इज दिस, इसका ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा व्हाट इज दिस यहाँ पर आ चुका है। ओके, हमने देख लिया जावास्क्रिप्ट सिलेक्टर्स, हम कैसे एलिमेंट की सहायता से किसी भी कैसे हम क्लास नेम की सहायता से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम किसी आईडी की सहायता से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, और हम टैग्स हम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करके किसी भी एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सब हमने देख लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट लिस्टनर्स। इवेंट लिस्टनर देखने के लिए हमें बनाना होगा एक बटन। देखिए, मैं यहाँ पर एक बटन बनाने वाला हूँ। बटन मैं इसमें लिखूंगा क्लिक मी, मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर एक बटन आ गया, और यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट div एलिमेंट है ही। अब देखिए यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन है, एक काम करते हैं, इसमें आईडी देते हैं। आईडी मैंने दिया BTN। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमारा आईडी इस केस में है BTN। उस BTN पे जब हमें लगाना होगा एक इवेंट लिस्टनर, आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं इसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। लेट EVENT, इवेंट मैंने लगा दिया। अब इवेंट जो हमने सिलेक्ट किया है उस पे हम लगाने वाले इवेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर।
सॉरी, मैं यहाँ पर एक EVEN सिर्फ इतना ही कर देता हूँ। ओके, इवेंट हम नहीं कर सकते वेरिएबल। इवेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जब इस पे कोई करता है क्लिक, मतलब इस बटन पे जब भी कोई करता है क्लिक, तो हमारा एक फंक्शन रन होना चाहिए, जो कि है इसमें हम देने वाले हैं इस div एलिमेंट का, जो कि है हम इस केस में करते हैं इस आईडी को सिलेक्ट। हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमारा है div2, इसमें हमने दिया है आईडी div2, आप देख सकते हो इस div एलिमेंट में। इसका हमें करना है डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमारा कर दो इसका पिंक। हमने इतना कर दिया। अब जब भी हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। मैंने इस पे किया क्लिक तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होके हमारा हो गया पिंक। एक बार फिर से देखिए, इसमें मैं क्लिक करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए कि मैंने किया क्लिक तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, पिंक हो गया। तो अगर इस बटन पे जब भी कोई करता है क्लिक, तो हमारा एक और चीज हम करेंगे, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, नीचे आकर पेस्ट करेंगे। बैकग्राउंड कलर भी हमारा चेंज कर दो और इसका हमारा स्टाइल डॉट हाइट भी हमारा बढ़ा दो। हमने पहले इसमें हाइट कितना दिया है एक बार जाके देख लेते हैं। हमने दिया है 45 VH। अब हमारा बढ़ा के हाइट इज इक्वल्स टू हमारा हो जाना चाहिए 45 से हमारा 90 VH। और विड्थ भी हम यहाँ पर इसका चेंज कर लेंगे, स्टाइल डॉट विड्थ WIDH विड्थ। हमने इसका विड्थ चेंज करके क्या कर देना है, हमने पहले इनिशियली कितना दिया है, हमने दिया है 20 VW। अब इसको हमें चेंज कर करना पड़ेगा 20 VW से सीधा हम 50-60 VW। अब इसमें जो हमारा है इनर HTML मतलब इनर टेक्स्ट, उसको भी हम चेंज करेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट करेंगे, इनर टेक्स्ट हमें कर देना है बटन वॉज क्लिक्ड, बटन वॉज क्लिक्ड, clicked clicked and I was changed। हमने इतना कर दिया। अब जाकर देखते हैं इसमें कुछ हुआ अभी या नहीं। मैंने इस पे किया क्लिक तो देखिए सब कुछ हमारा लग गया। बटन वॉज क्लिक एंड आई वॉज चेंज टू टेक्स्ट चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया और इसका हाइट और विड्थ भी बढ़कर इतना हो गया है। एक बार फिर से देखिए, मैंने इस पे किया, देखिए मैं क्लिक करने वाला, मैंने किया क्लिक तो देखिए सब कुछ चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा इवेंट लिस्टनर। एक होता है क्लिक, एक होता है होवर भी होता है। हम मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक ही रहने देता हूँ। अब इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, Ctrl+C किया, आकर मैंने नीचे आया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, DB क्लिक कर दिया। मैं डबल क्लिक करते ही हमारा क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर चेंज होके हमारा होना चाहिए रेड करूँ, ब्लू करूँ, ग्रीन करूँ, ग्रीन कर दिया मैंने। अब इसका 90 VH कर दिया, 100 VH कर देता हूँ और इसको 60 VH कर दिया मैंने। इसको 90 VW कर देता हूँ और इसको आई वॉज डबल क्लिक कर देता हूँ, DOUBLE डबल क्लिक एंड आई वॉज चेंज्ड। इसको इतना ही रहने देता हूँ। अब जाके मैं देखता हूँ, मैंने इस पे किया क्लिक तो ऐसा हो गया। मैंने किया इस पे क्लिक, डबल क्लिक हमारा लगा नहीं, क्यों ना लगा नहीं, देखते हैं हमने कुछ गलत किया होगा। DB क्लिक नहीं, DBL क्लिक होता है, सॉरी DBL क्लिक। तो एक बार जाके फिर से देख लेते हैं। मैंने किया क्लिक, मैंने किया डबल क्लिक तो देखिए हमारा ये चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया ग्रीन एंड इसमें टेक्स्ट हो गया चेंज और हाइट और विड्थ भी चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा इवेंट लिस्टनर इन जावास्क्रिप्ट। अब हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिटरल्स।
इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और जो हमने यहाँ पर एक स्टाइल लिया है इसको भी अभी हटा देंगे और ये इसको भी यहाँ से हटा देंगे, तो हमारा ये खाली हो गया एकदम। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लीडर्स देखने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्स्ट obj इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा की और वैल्यू होता है। मैं आपको बता दूँ की एंड वैल्यू का पेयर्स होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स। नेम ने कर दिया मैंने यहाँ पर मैंने नेम में लिख दिया माइक्रोडेव और मैं कर देता हूँ यहाँ पर सैलरी कर देता हूँ 1200 क्या जाता है और एज पे कर देता हूँ मैं 23। ओके, अब इसको जाकर अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रिंट। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर के वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट के अंदर के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ की। जैसे मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट नेम कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा माइक्रोडेव आ चुका है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे जाकर पेस्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी में जब यहाँ पर कर देता हूँ तो हमारा आ जाएगा 1200। अब जैसे हम यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट डॉट एज हम जैसे कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 23। अब इसको अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ BR टैग यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इसके यहाँ पर भी मैं BR टैग लगा देता हूँ जिसके हेल्प से हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो हमारा माइक्रोडेव 1200 एंड 23 हमारे यहाँ पर दिखने को मिल चुका है। अब हम इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अब देखिए हम फॉर लूप को भी देख लेते हैं। फॉर इन लूप के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ की इन obj, मैंने लिखा है इतना, अब की इन obj एंड अब इसको जाकर हम एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम यहाँ पर लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम यहाँ पर कर देंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर लिख देंगे की। अगर इतना हम कर देंगे और यहाँ पर हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि हमें ठीक से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर हमारा वैल्यू एक्सेस हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर का। ओके, अब हम बात करेंगे फॉर ऑफ लूप का। फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल किया जाता है मेनली एरे के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर बनाते हूँ एक एरे लेट ARR, यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 इतना कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फॉर ऑफ लूप लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा एलिमेंट ऑफ ARR। इसको जाकर अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूं, मैं यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 आ चुका है। इसको अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पर एक लगा दूंगा लाइन ब्रेक। इतना करूंगा तो मुझे ये अच्छे से दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। ओके, तो ये होता है हमारा फॉर ऑफ लूप। अब हम देख लेते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया जाता है मेनली एरे के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एरे का नाम और यहाँ पर लिख दूंगा फॉर ईच। यहाँ पर एक फंक्शन होता है, पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है एरे का इंडेक्स। इसको हम जाकर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं पहला होता है हमारा एलिमेंट जो हमारे यहाँ पर मिल चुका है एंड यहाँ पर मैं एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ BR। ओके, दूसरा होता है हमारा इंडेक्स जो हमारा होता है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ओके, आपको अच्छे से दिखने के लिए मैं पहले यहाँ पर एक एलिमेंट ही लगा देता हूँ। हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखने को मिल चुका है। इसके नीचे आकर मैं यहाँ पर हमें अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक लाइन ब्रेक में कर देता हूँ। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ऊपर का और नीचे का सेपरेट हो गया 1 2 3 4 5। एंड दूसरा मैंने कहा यहाँ पे होता है इंडेक्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पर इंडेक्स लगा देता हूँ और यहाँ पर एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक।
ओके, 1 का इंडेक्स 0, 2 का इंडेक्स 1, ये इंडेक्स है। मैं यहाँ पर और भी अच्छे से दिखाई दे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिस इज इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं इंडेक्स इज इक्वल्स टू, ओके, इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एलिमेंट इज इक्वल्स टू, आपको अच्छे से दिखाई दे, एलिमेंट इज इक्वल्स टू, नाउ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1, इंडेक्स इज 0, और 2 का इंडेक्स एलिमेंट 2, और 2 का इंडेक्स हो गया हमारा 1, एलिमेंट 3, और 3 का इंडेक्स हो गया हमारा 2। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, पहला होता है हमारा एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा इंडेक्स। ये होता है हमारा फॉर ईच लूप इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अब हम बात करते हैं एरे फिल्टर मेथड की। इसको देखने के लिए अभी इन सबको यहाँ पर जितने भी है इस सबको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अभी यहाँ पर एक एरे बनाएंगे, एरे इज इक्वल्स टू 12, 13, 14 एंड 15। अब इसको हम फिल्टर करेंगे। देखिए, फिल्टर करने के लिए हमें यहाँ पर एक नया एरे बनाना होगा, क्योंकि एक एरे रिटर्न करता है। एरे इज इक्वल्स टू मैं करता हूँ यहाँ पर एरे टू लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा, फिल्टर एरे कर देंगे। ये फिल्टर हुआ है एरे डॉट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिल्टर, और फिल्टर के जाने के बाद एक फिल्टर लिखने के बाद मैं यहाँ पर एलिमेंट लूँगा। इस एलिमेंट को मैं क्या करूँगा, रिटर्न एलिमेंट, वो एलिमेंट रिटर्न करो जो कि ग्रेटर देन है हमारा 12, मतलब 13, 14, 15 का एक एरे बन जाएगा हमारा। अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर राइट करूँगा फिल्टर हुआ एरे, जो कि हमारा 13, 14 एंड 15 है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे रिड्यूस मेथड के बारे में। मैं यहाँ पर रिड्यूस हुआ एरे, ये भी एक एरे ही रिटर्न, रिड्यूस एरे, एंड मैं यहाँ पर एरे डॉट REDUC, रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस मेथड करता है इन सबको ऐड करना हो या इन सबको हमें करना हो मल्टीप्लिकेशन, इन सब के साथ का हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम रिड्यूस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इनको करना हो हमें एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2, इन सबको हम ऐड करेंगे। अब जाकर हम इसको प्रिंट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर करेंगे रिड्यूस एरे, तो इन सब का सम हमारा आ गया है 54। ये क्या करता है, पहले 2 एलिमेंट लेता है एरे से, पहला है 12, इस केस में हमारा पहला है 12 और दूसरा है 13। 12 और 13 को लिया इसने, अब इसको 12 और 13 को इसने प्लस किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद इसके इंडेक्स नंबर 0 पे इसके इन दोनों के सम को जाकर रख दिया। अब फिर से एक 2 एलिमेंट लेगा, 12 और 13 का सम लेगा, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है 14 लेगा। अब इन दोनों को प्लस कर देगा, ये फिर से यहाँ पर जाकर रख देगा। अब इन तीनों एलिमेंट का सम हो गया। अब इन तीन को पकड़ेगा एलिमेंट 1 में, और इसके नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ेगा एलिमेंट 2 पे। अब इन सबको जाकर ऐड कर देगा, और यहाँ पर हमारा डिस्प्ले होकर दिखाई देगा इन सब का सम। ओके, अब रिड्यूस एरे हो गया। अब हम बात करने वाले हैं मैप मेथड के बारे में, लेट मैप एरे। अब जाकर एरे डॉट मैप करूंगा। अब इन सब के साथ हमें क्या करना हो, इस इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ क्या करना है ये हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, पहले एलिमेंट को ले लेते हैं। एलिमेंट को इन सब के साथ हमें करना क्या है, रिटर्न कर दो इन सब में कर दो हमारा ऐड 2 नंबर, मतलब हमें दिखना चाहिए 14, 15, 16 एंड 17। अब मैं जाकर इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा। राइट करने के बाद मैं करूँगा मैप एरे को यहाँ पर प्रिंट करूँगा। अब देखिए यहाँ पर 14, 15, 16, 17 हमारा आ चुका है।
12 में 2 ऐड हो गया, 13 में 2 ऐड हो गया, 14 में 2 ऐड हो गया एंड 15 में 2 ऐड हो गया और हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला 14, 15, 16 एंड 17। तो ये था हमारा मैप मेथड। अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में। फंक्शन मतलब हम फंक्शन में कुछ डेटा पास करते हैं, कुछ वैल्यू पास करते हैं और वो फंक्शन क्या करता है, उस वैल्यू के साथ कुछ वर्क करता है और कुछ वर्क करके हमें बदले में आउटपुट रिटर्न करता है। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया रिटर्न नेम, एक क्या काम करता है, लोगों का नाम रिटर्न करने का काम करता है। मैं क्या करता हूँ, इस नेम के साथ एक पहला फर्स्ट नेम लेता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लेता है, और इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़कर देने का काम हमारा क्या करता है, ये फंक्शन करता है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम रिटर्न कर दिया। अब इस फंक्शन, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, एक होता है फंक्शन कॉल। अब इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ता है। रिटर्न नेम में हम कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं। हम यहाँ से जो वैल्यू पास करते हैं, जो फंक्शन को हम वैल्यू देते हैं, उसके हम कहते हैं आर्गुमेंट। मतलब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सोनिया मैंने पास किया और यहाँ पर मैं पास करता हूँ सोनिया अधिकारी। ओके, मैंने यहाँ पर इसमें पास कर दिया। अब इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट और यहाँ पर जो हमारा वैल्यू ले रहा है फंक्शन, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। यहाँ पर हमने इसको आर्गुमेंट दिया और इस फंक्शन ने यहाँ पर एज एन पैरामीटर उस आर्गुमेंट को लिया। अब ये सोनिया हमारा गया फर्स्ट नेम में और अधिकारी गया हमारा लास्ट नेम में, और ये फंक्शन हमें क्या करके दे रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़कर दे रहा है। अब इसको लेने के लिए हम यहाँ पर एक RESULT रिजल्ट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर फुल नेम भी कर सकते हैं, फुल नेम। अब इसको जाकर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट और टाइप करता हूँ कि हमारा ये फंक्शन सही से काम कर भी रहा है या नहीं। इसमें मैंने कर दिया फुल नेम। अब देखिए यहाँ पर सोनिया अधिकारी यहाँ पर हमारा आ चुका है। ओके, अगर हमें इस फंक्शन को फिर से कॉल करना हो, फिर से मैं फुल नेम क्यू करके यहाँ पर इस फंक्शन को मैं एक और नेम देता हूँ। इसको हम जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ राज यादव, यहाँ पर मैंने दिया YADAV। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने किया यहाँ पर फुल नेम टू, तो यहाँ पर हमारा राज यादव आ रहा है। इसको मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक करना चाहूँगा, मैंने लाइन ब्रेक किया। आप देखिए सोनिया अधिकारी राज यादव। और इस फंक्शन को हम जितनी मर्जी चाहे, या 50 बार 100 बार जितनी मर्जी चाहे कॉल कर सकते हैं, उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे सकते हैं और ये हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ के आउटपुट रिटर्न कर देगा। ओके, ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया, मतलब आधे से ज़्यादा टॉपिक तो मैंने कवर ही नहीं किया, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया था सिर्फ जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स के लिए, जो जावास्क्रिप्ट को शुरुआत कर सके, जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना शुरू कर दे। और मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए ये वीडियो देखने के बाद जावास्क्रिप्ट में अच्छी पकड़ हो जाएगी। और मैं बाद में लेके आऊँगा जावास्क्रिप्ट का एडवांस कोर्स, और उसमें मैं जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो इसको यहीं सब समाप्त करते हैं। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।